आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हमारा जो एक बात ध्यान दो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना हमारा, और एक और सेल ऑर्गेनेली हमारा जो प्लास्टिड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दोनों बिल्कुल कैसे होते हैं, जैसा एक प्रोकारियोटिक सेल होता है ना, वैसे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। प्रोकारियोटिक सेल में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है सर्कुलर डीएनए। प्रोकारियोटिक सेल में क्या होता है, एक आरएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है और प्लास्टिड के अंदर भी होता है। प्रोकारियोटिक सेल में राइबोसोम्स होते हैं, कौन से वाले, 70S होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं 70S राइबोसोम्स। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना हमारा, और जो हमारा प्लास्टिड होता है, वो बिल्कुल बिल्कुल प्रोकारियोटिक सेल के जैसा दिखता है। और ऐसा क्यों होता है, एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग ना क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड थे ना, पहले बहुत पहले ज़माने में, जब यूकारियोटिक सेल्स नहीं हुआ करते थे, उस ज़माने में जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होते थे ना, वो प्रोकारियोटिक सेल ही थे पहले, ठीक है। लेकिन एक बड़ा सा दूसरा प्रोकारियोटिक सेल आया और बेचारे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ये तो छोटे छोटे सेल्स थे, है ना, छोटे छोटे प्रोकारियोटिक सेल थे। एक बड़ा सा प्रोकारियोटिक सेल आया और इन दोनों को खा गया। अब क्या हुआ, ये चले गए किसके पेट में, एक बड़े से प्रोकारियोटिक सेल के पेट में। ये भी पहले से प्रोकारियोटिक सेल्स ही हैं, है ना। तो ये जो प्रोकारियोटिक सेल है ना, इस प्रोकारियोटिक सेल ने इनको डाइजेस्ट नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये तो काम आ रहे थे प्रोकारियोटिक सेल के। माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी बना के दे रहा था, बड़े वाले सेल को, है ना, बड़े वाले प्रोकारियोटिक सेल को। और जो प्लास्टिड था वो उसको फूड बना के दे रहा था, है ना, ग्लूकोज बना के दे रहा था प्लास्टिड। तो क्या हुआ, ये बन गया क्या, एक जो प्रोकारियोटिक सेल था हमारा पहले। प्रोकारियोटिक सेल क्या होते हैं, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और जिसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है वो नहीं होती। जब इसने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को खा दिया, ये दोनों क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। माइटोकॉन्ड्रिया और जो वो थे प्लास्टिड हमारे, ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो जब इस बड़े से प्रोकारियोटिक सेल ने इसको खा लिया, तो इसके अंदर क्या आ गए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आ गई। अब ये बन गया हमारा क्या, यूकारियोटिक सेल। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो हमारा प्लास्टिड होता है वो कैसे दिखते हैं, प्रोकारियोटिक सेल के जैसे दिखते हैं। क्योंकि बहुत पुराने ज़माने में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड खुद क्या हुआ करते थे, ये दोनों खुद एक प्रोकारियोटिक सेल हुआ करते थे। इसलिए इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रोकारियोटिक सेल के जैसा होता है। अब देखो ज़रा पढ़ते हैं इसको, 1 मिनट ज़रा सफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, जो हमारा प्रोकारियोटिक सेल है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज़ नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर हम सेल को उठा के सीधे देखेंगे ना, तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया साफ साफ नहीं दिखाई देगा। हमें क्या करना पड़ता है, सेल के ऊपर पहले एक डाई डालनी पड़ती है, डाई कलर, ठीक है, डालना पड़ता है। तब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उस कलर को पकड़ लेता है और फिर हमें दिखाई देता है, अरे माइटोकॉन्ड्रिया भी है इस सेल के अंदर, ठीक है। तो ईजिली विजिबल नहीं होता माइक्रोस्कोप के अंदर, हमें उसको क्या करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है। डाई डालने को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेन करना बोलते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, अब ज़रूरी नहीं है कि एक सेल के अंदर केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा। एक सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, 5, 6, 10, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इस सेल की रिक्वायरमेंट क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एटीपी बनाना, ठीक है। जहाँ एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, जहाँ एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, भर भर के पड़े होंगे माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल्स में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, बहुत सारे हो सकते हैं एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल, है ना। एक सेल में ज़रूरी नहीं है एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, बल्कि बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। उस सेल का काम क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है कि सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत है फिर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अब ज़रा हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, उसके बाद इसके बारे में और पढ़ेंगे हम। ये तो है एनसीईआरटी वाला डायग्राम, इसको पढ़ेंगे अभी। पहले ज़रा अच्छे से समझते हैं कि ये डायग्राम है क्या। हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसमें क्या होता है, अरे पेंसिल कहाँ चली जाती है बार बार। उसमें क्या होता है, 2 मेम्ब्रेन बाउंड है ये, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर होती है क्या, इसके अंदर होती है इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये सीधी नहीं होती, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ ना, ऐसे ऐसे करके फोल्ड होती है। ये ऐसे करके अंदर की तरफ फोल्ड होती है, इस तरह से इनर मेम्ब्रेन बना रही हूँ मैं। ये इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, फोल्ड होती है। अब ये जो फोल्ड्स बनाए ना हमने, ये एक जो फोल्ड है,
ये दूसरा फोल्ड, ये तीसरा फोल्ड अंदर की तरफ। इन फोल्ड का क्या नाम है? इन फोल्ड का नाम है क्रिस्टा। क्या बोलते हैं इनको? क्रिस्टा बोलते हैं या क्रिस्टी बोलते हैं। अभी जो ये बनाए हमने क्या? फोल्ड क्रिस्टा। ठीक है। अब जो हमारा ये होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने क्या बोला? ये प्रोकारियोटिक सेल के जैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोकारियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? प्रोकारियोटिक सेल के अंदर होता है सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो इसके अंदर भी है सर्कुलर डीएनए। फिर प्रोकारियोटिक सेल के अंदर होता है आरएनए। डीएनए से तो बनता है आरएनए, तो इसके अंदर आरएनए भी होता है। फिर प्रोकारियोटिक सेल के अंदर होते हैं राइबोसोम्स। तो इसके अंदर भी क्या है? हमारे राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होंगे? इसमें राइबोसोम्स होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बिल्कुल प्रोकारियोटिक सेल के जैसे स्ट्रक्चर है ना। और ये राइबोसोम्स कौन से होंगे? ये राइबोसोम्स होंगे 70S राइबोसोम्स, है ना, क्योंकि प्रोकारियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये है तो एक यूकारियोटिक सेल के अंदर ना, यूकारियोटिक सेल के अंदर है। भले ही इसके अंदर 70S वो है राइबोसोम्स है, लेकिन जिस सेल के अंदर ये पड़ा हुआ है ना उसके साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होंगे वो 80S होंगे। यूकारियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S होते हैं। तो सेल के साइटोप्लाज्म में तो 80S राइबोसोम्स ही होंगे। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि ये प्रोकारियोटिक सेल था पहले, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर राइबोसोम्स तो है, लेकिन कौन सा है? 70S राइबोसोम है, प्रोकारियोटिक सेल वाला राइबोसोम है इसके अंदर। ठीक है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर जहाँ पर ये सारा सामान पड़ा हुआ है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर का ये जो जितना भी स्पेस है ना, ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं, इस पूरे स्पेस को। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो स्पेस बच गई ना हमारी, ये वाली स्पेस, ये वाली जो स्पेस है हमारी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच वाली स्पेस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं इसको। अब ज़रा हम देखते हैं जो एनसीईआरटी में डायग्राम हमको दे रखा है ना, उसको पढ़ते हैं ज़रा। ये देखो, ये है हमारी क्या? अरे पेंसिल फिर गायब हो गई। ये है हमारी क्या? आउटर मेम्ब्रेन। ये है हमारी क्या? इनर मेम्ब्रेन। ये देखो, ये जो फोल्ड है, ये एक फोल्ड क्रिस्टा। ठीक है, क्रिस्टा। ये फोल्ड्स क्या है? क्रिस्टा। ये जो अंदर के जो ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का जो पड़ा हुआ है, ये दिस इज़ व्हाट? मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में हमारा क्या है? डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स हैं। ठीक है। और जो ये स्पेस है बीच में, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और ये क्या है? ये है हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ जो डायग्राम है हमको। अब हम देखते हैं इसका शेप और साइज़। पूरे एनसीईआरटी नोट्स हैं ये। ठीक है, इधर उधर से कहीं बाहर से कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है या कुछ भी कम नहीं है, सारा एनसीईआरटी से। अच्छा, शेप एंड साइज़ कैसा है? इस जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा, उसका शेप एंड साइज़ कैसा होता है? ये होता है सॉसेज शेप का। हॉट डॉग खाया? हॉट डॉग वैसा दिखता है, या सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंडर तो देखा ही हम सब ने, ऐसा होता है ना सिलेंडर, तो बस इसी शेप का होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, या सॉसेज शेप का होता है। अगर आप लोग देखते रहे होंगे डोरेमोन, कित्रेत्सु, तो उसमें सॉसेज बनता है ना, ऐसे ऐसे होता है सॉसेज, ऐसे हॉट डॉग जैसा। ठीक है, तो शेप कैसा होता है? सॉसेज शेप होता है या सिलेंड्रिकल शेप होता है। सेम ही बात है, एक ही जैसे तो दिख रहे दोनों, है ना। डायमीटर कैसा होता है इसका? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, या एवरेज अगर हम बोलें तो 0.5 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है? साइज़ होता है। और इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.0 से 4 माइक्रोमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अभी पढ़ा जो हमने, उसको ज़रा थ्योरी में देखते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दो मेम्ब्रेन होती है इसकी, ऑब्वियसली इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा है ना। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना इसकी, वो इसके ल्यूमेन को 2 हिस्सों में बांट देती है, जो आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट वही मैट्रिक्स हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस तरह से इनर मेम्ब्रेन है,
और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो हिस्सा है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनर कंपार्टमेंट ये हो गया हमारा मैट्रिक्स, और आउटर कंपार्टमेंट कौन सा है हमारा, ये वाला जो है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस बची वो क्या है हमारी, वो है हमारा आउटर कंपार्टमेंट, या इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जिसको हम बोलते थे वो क्या है हमारा आउटर कंपार्टमेंट। तो जो इनर कंपार्टमेंट है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आँख में चुभ रहा है ये हरा कलर। ये जो होता है बहुत, जो मैट्रिक्स होता है हमारा, उसमें क्या होती है, बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। या हमारी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत सारे इनफोल्डिंग्स बनाती है जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। या सिंगुलर अगर एक ही बोले हम तो एक फोल्ड को क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। ठीक है, किस तरफ होता है ये, मैट्रिक्स की तरफ। अंदर की तरफ क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है इनर मेम्ब्रेन, जो क्या बनाता है, क्रिस्टा बनाता है। जो क्रिस्टा होता है ना वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ये फंक्शन है किसका, क्रिस्टा का। अच्छा, फिर है हमारा जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना हमारी, वो बनाती है क्या, लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द सेल ऑर्गेनेली, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लिमिट कर देते, बस इतना, ये यही तो बता रहे हैं ना कि बस हाँ इतना ही है भैया, इतना ही है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाहर नहीं है, ये बाउंड्री है ये माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिकली। तो इट फॉर्म्स द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली, यानी कि लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जो मैट्रिक्स होता है हमारा, ये जो अंदर का स्पेस होता है हमारा, रुको ये इनर मेम्ब्रेन हो गई हमारी, इसके अंदर का जो स्पेस है ये वाला, इसके अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, इसके अंदर है एक सर्कुलर डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल जैसा, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए होते हैं इसके अंदर, राइबोसोम्स होते हैं कौन से, 70S राइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल वाले राइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर। और क्या होता है, और भी चीज़ें होती है जो क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। ऐसे ऐसी चीज़ें पड़ी होती है बेसिकली। राइबोसोम्स के अलावा राइबोसोम को किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन बनाने के, वो सारी चीज़ें क्या इसके अंदर पड़ी हुई होती हैं मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, फिर आता है क्या हमारा फंक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है दुनिया में, क्यों एग्जिस्ट करता है ये एग्जिस्ट हमने अभी भी पढ़ा था। जो ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, पुराने ज़माने में क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल था। यूकैरियोटिक सेल के अंदर बैठ के अब यूकैरियोटिक सेल की हेल्प कर रहा है ये, किस चीज़ में, एटीपी बनाने में हेल्प कर रहा है यूकैरियोटिक सेल के अंदर बैठ करके। अरे पेंसिल कहाँ चली जाती है बार बार। ठीक है, फंक्शंस क्या है इसके, टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के अपने अपने एंजाइम्स हैं हेल्प करने के लिए। ठीक है, एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शनिंग के लिए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अपने अपने एंजाइम्स होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होता है। हमने जो रेस्पिरेशन पढ़ी, रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ना, हमारा ये सेल है और सेल के अंदर क्या है पड़ी हुई हमारी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे। अब जो हमारा, ये कैसा लग रहा है, आँख फूटा हुआ गुड्डा, अरे वो छोड़ो। तो एरोबिक और एनएरोबिक दो तरह की रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना वो टूटता है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। आधा जो ग्लूकोज है ना वो साइटोप्लाज्म में टूट जाता है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटता है जब और एटीपी बना देता है, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब क्या होता है, साइटोप्लाज्म में पूरा का पूरा ग्लूकोज टूट जाता है और एटीपी बन जाती है, उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ये होता है सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स है ना उनमें होता है, ईस्ट वगैरह में। लेकिन हम जो हायर बींग्स हैं, हम में पूरा का पूरा ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में नहीं टूटता, आधा आधा टूटता है साइटोप्लाज्म में, और फिर वो टूट फूट के कहाँ जाता है, वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब जा कर के ये पूरा का पूरा ग्लूकोज जो आधा टूटा फूटा था, पायरूवेट बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म में जो टूट के पायरूवेट बना था वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब वो पायरूवेट पूरी तरह से टूट करके क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। जब जो रेस्पिरेशन है यानी जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आधा साइटोप्लाज्म में टूटता है और आधा जाकर के पूरा जाकर के फिर उसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है, ग्लूकोज का, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं,
जो ये इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस चीज़ की साइट है, एरोबिक रेस्पिरेशन की, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज में से जो पायरूवेट टूटा था साइटोप्लाज्म में, उस पायरूवेट को पूरी तरह से तोड़ करके एटीपी बनाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है। They produce cellular energy in form of ATP, therefore called power house of the cell। अभी तो बोला हमने ATP बनती है, पूरा पायरूवेट टूट करके, यहाँ पे पायरूवेट पूरी तरह से टूटता है और ATP बना देता है। तो ये क्या करते हैं, ATP बनाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ATP से क्या होता है, एनर्जी ATP से तो मिलती है ना, ATP टूट फूट के तो एनर्जी बनती है फिर, तो इसीलिए क्या है, ATP खर्च होता है तो एनर्जी बनती है, इसलिए यहाँ इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बना बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर ही बन रही है ATP सारी की सारी, है ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डिवाइड बाय फिजन, माइटोकॉन्ड्रिया फिजन होता है तब जाकर के टूटता है। अमीबा में होता है ना जैसे फिजन, वैसे ही टूटता है जो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। हमने क्या बोला, एक सेल के अंदर हो सकता है बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अगर एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है और अभी अचानक सेल को अचानक सेल बोले अरे अरे यहाँ तो बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमको तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होते हैं। एक तो होता है ना कि सेल पूरा ही डिवाइड करता है, उसका न्यूक्लियस टूटता है, फिर ऐसे होता है ना, सेल होता है हमारा, फिर उसका न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होता है, उसके बाद ये न्यूक्लियस दूर दूर जाते हैं और पूरा सेल ऐसे टूट जाता है ना। और बाकी ऑर्गेनेलीज भी क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, दो दो टूट बन जाती हैं, और एक आधी इधर, फिर हमारे 2 सेल्स बन जाते हैं नए नए बढ़िया बढ़िया। लेकिन एक ही सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, बिना सेल के डिवाइड हुआ ही एक माइटोकॉन्ड्रिया यही टूटती है, मैं टूटती नहीं है, बाइनरी फिजन होता है इसमें, बाइनरी फिजन होता है इसमें, ऐसे टूटती है और एक और बन जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका भी बाइनरी फिजन होता है, 2 नए माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बाइनरी फिजन से माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है और एक ही सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है अगर इसकी इच्छा हुई तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कल हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड जो है ना हमारा, या क्लोरोप्लास्ट बोले हम, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही है, प्रोकार्योटिक सेल के जैसा बिल्कुल की बिल्कुल, ठीक है। कल पढ़ेंगे।